हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पंचम, आप सबका प्यारा मित्र। आज फिर से सभी बच्चों का दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधिया पे। जी हाँ, सभी बच्चों का दिल से स्वागत है अपने इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधिया पे। तो हम लोग आगे की क्लास को देखते हैं एक नए सेशन के साथ, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में आपने देखा था कि ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो ज्योग्राफी में आपने देख लिया था कि बेसिक ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्या था, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल में भी आपने देखा था कि ज्योग्राफी का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारत, संसाधन और उपयोग, ठीक है। तो उसमें देख रहे थे संसाधन क्या होते हैं। संसाधन के बारे में आपने कल पढ़ लिया था कि जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिनसे हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जरूरतों को पूर्ति करते हैं, वे सभी वस्तुएं हमारे लिए क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन का वर्गीकरण आपने देखा था, उसी में से संसाधन के वर्गीकरण का आगे आगे जो है टॉपिक बारी बारी से देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या उसका डिफिनेशन कैसे होगा, उसको क्या बोलेंगे और कौन कौन सा उसका उदाहरण आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहें हमारे साथ, और इस वीडियो से किसी बच्चों का अगर लाभ हो रहा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे अपना क्लास की ओर। कल आपने देखा था कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता रहे थे। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपने देख लिया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो मैं बता दूं फिर से कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा मुफ्त में दिया गया है, जैसे जल, वायु, मृदा, ये सब देखे थे। आज पढ़ना है किसके बारे में, मानवीय संसाधन के बारे में, और उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मानवीय संसाधन का क्या लिखा गया है। उसको इंग्लिश में अगर बात करें तो मैनेजमेंट रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट रिसोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव अपनी प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मानव अपने प्रौद्योगिकी और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके करता है, उसको बोलते हैं क्या, मानवीय संसाधन। यहाँ पे सिंपली भाषा में समझिएगा कि मानवीय संसाधन किसको कहते हैं। तो सरल शब्द में समझिएगा कि जो संसाधन का निर्माण मानव द्वारा किया गया है और उससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए मानवीय संसाधन हो गया। मतलब जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया मानवीय संसाधन, जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, ठीक है। अगर इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो भवन हो गया, सड़क हो गया, विद्यालय हो गया, कपड़ा हो गया इत्यादि, इस तरह से और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगे, संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करती है। जैसे अगर बात करें भवन में, तो भवन देखिए हमारे रहने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, एक प्रकार से हमारे लिए संसाधन हो गया, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करती है। दूसरा हो गया सड़क। सड़क भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और सड़क से भी हम अपने काम को पूरा करते हैं, अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं। तीसरा हो गया विद्यालय। विद्यालय भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और ये सभी जितने भी वस्तुएं बनाई गई है प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके किया गया, ठीक है। जितने भी प्राकृतिक वस्तु थे, जैसे मान लीजिए कि एक कुर्सी बनाना है तो कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। जितने भी वस्तु बनाया गया है मनुष्य के द्वारा वो प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके और उसको अपने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको नए रूप देता है जो हमारे काम का चीज बनता है, ठीक है। तो वही हो गया क्या, मानवीय संसाधन। मतलब जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी प्रौद्योगिकी और कुशलता से करता है वो हमारे लिए काम का चीज होता है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति अगर करता है तो हमारे लिए मानवीय संसाधन कहलाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला जो है ये देख लिया आपने, मानवीय संसाधन क्या कहलाता है। अब समझिए ये जैविक संसाधन क्या होता है। जैविक संसाधन को इंग्लिश में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होता है समझिएगा। जैविक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं कि हमारे जीव मंडल में, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो सजीव प्राणी हैं, उनको जैविक संसाधन बोलते हैं। जैव मतलब जीवित संसाधन, जीवित प्राणी, और अजैव मतलब निर्जीव प्राणी। क्लियर? यहाँ से देखिएगा हमारे जीव मंडल यहाँ पे समझिए क्या होता है। जीव मंडल मतलब जहाँ पे जिस मंडल में, पृथ्वी के जिस मंडल में जीव जंतु निवास करते हैं, जीव जंतु रहते हैं, विकास करते हैं, निवास करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीव मंडल। क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जीव मंडल में विद्यमान मतलब मौजूद सभी सभी जीवित प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको जैविक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं?
जीवमंडल में जितने भी जैविक प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, हमारा जैविक संसाधन कहलाती है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कहलाती है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो मछली, मछली क्या हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया, सजीव प्राणी हो गया, वो भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। मनुष्य हो गया, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ये सारे वस्तुएं जो लिखा गया है वो प्रकृति में सजीव रूप में पाया जाता है और हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है। इसलिए वो उसको हम बोलते हैं क्या, कि जैविक संसाधन बोलते हैं। कौन सा संसाधन बोलते हैं, जैविक संसाधन बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बोलते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला जो है अजैव संसाधन क्या होता है। अजैव संसाधन को इंग्लिश में नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। ये जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैविक लिखा है, यहाँ पे अजैविक लिखा है। और आज जो है बताए थे कि फिर से बता देते हैं, आज जो है ना का शब्द देता है, ना का अर्थ देता है। मतलब जैविक मतलब जीवित संसाधन, जो जीवित प्राणी होंगे, और जैविक मतलब निर्जीव, यानी कि जिसमें जान नहीं होगा। ठीक है। तो जैविक अजैविक संसाधन में क्या पढ़ेंगे, कि जितने भी जीव मंडल में विद्यमान निर्जीव पदार्थ हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, हमारी जरूरतों को पूर्ति करती है, हमारे लिए अजैविक संसाधन कहलाएंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा सुंदर सा परिभाषा लिखा गया है क्या, कि हमारे जीव मंडल में विद्यमान, हमारे जीव मंडल में मौजूद जितने भी निर्जीव प्राणी है, निर्जीव प्राणी है, उसको क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान नहीं होती, वो हमारे काम की अगर चीज है तो उसको बोलेंगे अजैव संसाधन। जैसे बहुत सारे चीज होते हैं, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, घर हो गया, मकान, सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो हमारे काम की चीज है, एक तरह से हमारे लिए संसाधन है। ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अजैविक संसाधन हो गया। अगर इसमें बात करें तो खनिज हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, इस तरह से और भी वस्तु हो गई। जैसे खनिज की अगर बात करें तो वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उससे भी हम अपने काम को निकालते हैं, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो क्या हो गया, अजैव संसाधन हो गया। चट्टान की बात करें तो चट्टान मतलब पर्वत होता है, पर्वत का छोटा सा अंश यानी चट्टान होता है, तो उससे भी वो भी क्या हो गया, अजैव संसाधन हो गया। मिट्टी, मिट्टी बोलते जो मृदा बोलते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है, निर्जीव प्राणी है वो, तो क्या बोलते हैं उसको, अजैविक संसाधन बोलते हैं। क्लियर, समझ गए होंगे। जैविक में याद रखिएगा, जितने भी जीव जंतु जीवित रूप में पाए जाते हैं, सजीव पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, जैविक संसाधन। और अजैविक में समझिएगा क्या, कि जितने भी निर्जीव प्राणी हमारे जीव मंडल विद्यमान हैं, हमारे पृथ्वी पर विद्यमान हैं, तो वो निर्जीव प्राणी जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, अजैविक संसाधन कहलाएंगे। आगे चलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। क्या, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को इंग्लिश में अगर बात करें तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, कि जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये सारे एग्जाम मॉडल क्वेश्चन हैं, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये सब बनते हैं। ठीक है। हमेशा मानवीय संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बार बार सवाल आते रहते हैं। 2 नंबर में सवाल पूछते रहते हैं कि नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। या फिर पूछेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। या फिर पूछेगा कि जैविक और अजैविक संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपके सवाल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको स्किप ना करें, इसको अच्छे से समझते रहिए और सारे टॉपिक्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत फायदेमंद का चीज़ है, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन समझ लीजिएगा, नवीकरणीय मतलब होता है, इसका इंग्लिश वर्ड समझिएगा कि रीन्यूएबल, यानी कि री मतलब फिर से, और न्यू यानी कि जो एक बार यूज कर लिए, वैसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार यूज करने के बाद, प्रयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद उसको फिर से प्राप्त करके उपयोग किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहने का मतलब, मान लीजिए आज धूप उगी थी, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमें मिला था, शाम में सूर्य के प्रकाश चली गई। ठीक है। फिर से हमको अगले दिन सूर्य के प्रकाश मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से उसको एक बार यूज करेंगे तो बार बार उसको फिर से प्राप्त करके यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन होंगे वो क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। जल की भी बात कर सकते हैं, हवा की बात कर सकते हैं, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। एक बार यूज किए उसके बाद फिर से प्राप्त करके हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। मतलब एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको प्राप्त करके उपयोग में लाया जा सकता है, तो वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया क्या,
कि वैसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको प्राप्त करके उपयोग में लाया जा सकता है, वैसे संसाधन जो होंगे नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जल हो गया, जल को अगर उपयोग कर लिए हैं तो उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। प्राप्त करके बहुत सारे जल कभी खत्म नहीं होता, उसको फिर से यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। फिर वायु की बात करें, वायु हो गया, एक बार उसको सांस ले लिए फिर से उसको बनाया जा सकता है, वो हमेशा बनते रहता है, खत्म होते रहता है। ये हो गया क्या, वायु भी हो गया नवीकरणीय संसाधन। सूर्य ऊर्जा के बारे में अभी बताया, सूर्य ऊर्जा कहने के मतलब सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य से मिलने वाले जो भी ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाले ऊर्जा को सूर्य ऊर्जा बोलते हैं। तो सूर्य ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा वो मिलते रहता है, ठीक है। आज मिला फिर कल से मिलेगा, परसों मिलेगा, मतलब हमेशा ये क्या करता है, मिलते रहता है, तो इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, मतलब ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। दूसरा हो गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा हवा से देखते हो, विंड मिल जिसको बोलते हैं, उससे भी एक प्रकार का ऊर्जा को निर्माण किया जाता है, तो उसका भी समापन कभी नहीं हो सकता। हवा जब तक मौजूद रहेगी, जब तक उसका हवा से हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वायु ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी हमें मिलता रहेगा, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बार बार ये सब सवाल पूछते रहते हैं 2-2 नंबर में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो इसी बार देने वाले जब बच्चे हैं या फिर 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, तो सही बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आप, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन के बारे में। इसी तरह से आपकी क्लास आगे चलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे समझ में आ गए होंगे। और फिर से आगे चलते हैं कि आगे जो क्या होता है। अगला जो बताए थे कि नवीकरणीय संसाधन के बारे में देखिए, उसके बाद चलेंगे अनवीकरणीय संसाधन, उसके बाद बताए थे स्वामित्व के आधार पे 4 भागों में और बांटा गया है क्या, उसके अनुसार चलेंगे, व्यक्तिगत या निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये सब बारे बारे से देखेंगे कि क्या होते हैं, उसका परिभाषा कैसे समझ सकते हैं, समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, वीडियो का स्किप ना करें, ठीक है। इसको आप लिख लें और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और लिख करके जरूर से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर, ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए आगे के क्लास को समझते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा क्या कि अनवीकरणीय संसाधन अभी बताने वाले हैं। इसके पहले आपने देखा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन में आपने देखा क्या कि वे सभी वस्तुएं यानी कि वैसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको उपयोग में लाया जा सके, तो उसको बोलते हैं क्या, नवीकरणीय संसाधन। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन में होंगे कि एक बार जब उपयोग कर लेंगे वस्तुओं का, तो उसको फिर से प्राप्त करना संभव ना हो। प्राप्त किया जा सकता है लेकिन उसमें काफ़ी लंबे समय लग जाते हैं, लंबे समय यानी कहने का मतलब लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं उसको बनने में, तब वो जाकर के तैयार होता है, ठीक है। ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, मतलब एक बार उपयोग कर लिए तो उसको फिर से अगर चाहें कि अल्प समय में उसको फिर से बनाकर उपयोग कर लें, ये संभव नहीं, ठीक है। तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ अनवीकरणीय संसाधन को इंग्लिश में अगर बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिखा गया है कि वैसा संसाधन जिनका भंडार सीमित है। सबसे पहले बता दो कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो भंडारित उसका है ना सीमित होता है, यानी कि वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, लिमिट में होते हैं, एक समय के बाद वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये बताया जा रहा है इसमें। तो देखिएगा कि वैसे संसाधन जिनका भंडार जो है सीमित है यानी लिमिट में है, और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पूरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ गौर की जगह नहीं लिखा हुआ है, यानी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब अनवीकरणीय संसाधन का पहला कंसेप्ट क्या समझे कि वो एक सीमित मात्रा में है, जो भी मौजूद है। जैसे मान लो कोयला का खदान है, तो कोयला एक सीमित मात्रा में है, उसको खुदाई करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा, क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन का जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी भंडार होंगे, वो सीमित होंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि उसका जब एक बार उपयोग कर लेंगे तो उन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लो एक बार कोयला के हम खत्म कर दिए, कोयला को जला दिए, उसके फिर से कोयला को यूज नहीं कर सकते हैं, क्या, वो समाप्त हो जाता है। एक बार जब
अनवीकरणीय संसाधन में एक बार जब वस्तु का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको फिर से प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ठीक है, इसमें समझिएगा आपने क्या क्या देखा। ये पहला पॉइंट कंसेप्ट में समझे कि इसका जो भंडार होता है सीमित होता है, उसका जब एक बार उपयोग कर लेते हैं तो फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या फिर से प्राप्त उसको नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल में हो गया खनिज। खनिज कहने का मतलब जितने भी कोयले हो गए, लोहा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, जितने भी निकलते हैं खनिज से यानी खदान से खनिज के रूप में, वो सभी क्या होते हैं, सीमित भंडार में होते हैं। उनका भंडार कैसा होता है, सीमित होता है, और वो एक समय के बाद सारे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो क्या, उसको फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा हो गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो लिक्विड के रूप में रहता है, तो पेट्रोलियम का भी एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसका भंडार खत्म हो गया तो उसको फिर से बनाया नहीं जा सकता है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी उसी तरह से है। यह भी एक तरह से नीचे मतलब गर्भ से निकल भूगर्भ से निकलने वाली वस्तु होती है, गैस होती है। ठीक है, ये सब जितने भी वस्तु होती हैं, इसका एक बार अगर उसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या है, फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो वैसे जितने भी प्रकार के संसाधन होंगे आपका क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है अभी बताया था इसके पहले कि स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व मतलब मालिक होता है, स्वामी मतलब मालिक होता है, मतलब उस पर किसका अधिकार होगा, उसके अकॉर्डिंग भी, उसके बेसिस पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। अभी बताएं, पहला हो गया व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर, देखिए व्यक्तिगत या निजी संसाधन में क्या होगा, इसके इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पर्सनल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज। ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से। निजी संसाधन, निजी मतलब अपना होता है या पर्सनल होता है, यानी जितने भी संसाधन आपके घर में मौजूद होंगे उसका मालिक सिर्फ आप होगे। ठीक है, चाहे मोबाइल फोन हो, आपके पास कार हो, बाइक हो, या घर में जितने भी संसाधन आपके पास हो, उसका इस्तेमाल करने के लिए आप हैं, उसका अधिकार सिर्फ आपका है, आपके फैमिली का है, आपके परिवार का है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी संसाधन होंगे जिसका यूज हम अपने पर्सनल लाइफ के लिए करते हैं, बस हमारे सिवा उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। हमारे अगल बगल के लोग नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल खुद के लोग करेंगे, हम करेंगे, और अपने परिवार के लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जिस संसाधन पे एक निजी परिवार का अधिकार होगा, एक निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे कि निजी संसाधन बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे, जो अपने का पर्सनल यूज के लिए करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि वैसे संसाधन जिन पर किसी निजी व्यक्ति, परिवार या फिर संस्था का अधिकार होती है उसे निजी संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता हुआ, निजी संसाधन कहलाता है। मतलब निजी मतलब अपना, कोई निजी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होगा उस पर, या फिर किसी निजी परिवार का अधिकार होगा उस पर, या फिर किसी निजी संस्था का अधिकार होगा। मतलब एक ही का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका पर्सनल आपके लिए यूज करने के लिए हो, आपके परिवार के यूज करने के लिए हो, या फिर किसी संस्था के यूज करने के लिए हो। उसके अलावा कोई भी अगर अगला पर्सन उसको यूज करना चाहे तो नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब जितने भी वस्तुएं होंगी, जितने भी इसमें संसाधन होंगे, वो अपने पर्सनल लाइफ के यूज के लिए आएंगे, तो वैसे संसाधन को बोलेंगे क्या, सॉरी क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन या फिर निजी संसाधन बोलेंगे। क्लियर, अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करो तो मकान, जिस मकान में आप रह रहे हो उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार है, उसके अलावा कोई और उसका मालिक नहीं हो सकता है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, जिस मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ रहे हो, जिस मोबाइल फ़ोन आपके घर में यूज़ किया जा रहा है, उस पर अधिकार सिर्फ आपका है, आपका फैमिली का है। ठीक है, उसके अलावा कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका अधिकार उस पर नहीं है। ये भी क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन या फिर निजी संसाधन हो गया। क्लियर, व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन हो गया। अगला जो हो गया कार। कार कहने का मतलब आपके घर में अगर कार होगा, बाइक होगा, जो भी बसेस क्या बोलते हैं उसको, गाड़ियाँ होंगी, वो क्या हो गया, आपके लिए है, आपका अधिकार है उस पर, उसका दूसरा का अधिकार नहीं है। तो जितने भी कार होंगे, कृषि भूमि यानी आपका जो खेत हो गया, या फिर आपका कृषि भूमि हो जिस पे आप खेती करते हो, उस पर भी सिर्फ आपका अधिकार है, आपका फैमिली का अधिकार है, उसके सिवा कोई अगला पर्सन को उस पर अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जितने भी संसाधन होते हैं जिसपे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी परिवार का अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार हो, तो उसको बोलेंगे कौन सा संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन या फिर निजी संसाधन बोल सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो पर्सनल रिसोर्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्सनल रिसोर्सेस। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है।
सामुदायिक मतलब होता है कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय के रूप में, एक समूह के रूप में उसका उपयोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें समझिएगा कि सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। इसमें वैसे संसाधन आते हैं जिसका इस्तेमाल एक पूरे समुदाय के सभी लोगों के द्वारा किया जाता है, एक पूरे गांव के सभी लोगों के द्वारा किया जाता है, या फिर एक ही सभी जो नगर होते हैं उसके उसमें रहने वाले जितने भी निवास करने वाले लोग हैं सबके द्वारा समान रूप से किया जाएगा। तो वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन बोलते हैं, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि ये वे संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल एक समूचा समुदाय, एक समूचा यानी जिस भी समुदाय में रह रहे हैं, जिस भी समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के द्वारा समान रूप से किया जाएगा। ना हो वहाँ पे कोई भेदभाव किया जाएगा कि आप इस ऊंचे कास्ट को हो, नीचे कास्ट को हो, किसी भी लिंग के आधार पर, किसी भी मतलब कि किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, अगर उस समाज में रह रहे हो तो आपका अधिकार है कि उस समुदाय के जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल आप बराबर बराबर कर सकते हो। क्लियर? इसमें और बताया गया क्या कि कहाँ थे, समूचा समुदाय द्वारा, गांव द्वारा किया जाता है या नगर, गांव में रहने वाले लोग के द्वारा किया जाएगा या फिर नगर, यानी कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो उस क्षेत्र में अगर कुछ संसाधन है जो पूरे समुदाय के लिए है तो उसका उस पर आपका भी अधिकार है, आप उसको बराबर यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसको कौन सा संसाधन बोलते हैं, तो सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। इसमें बताया जाता है और कि जितने भी आपके, मान लो कि एक यहाँ पे समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी आपका कहीं पे ज़मीन है, वहाँ से सरकार क्या कर रही है, रोड क्रॉस कर रही है और उस क्षेत्र में आपको रोड क्रॉस करना है, तो क्या करेगी सरकार, जो है आपके ज़मीन को अधिग्रहण कर लेगी। क्या वो कर लेगी? अधिग्रहण कर लेगी, मतलब उस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेगी और उस क्षेत्र के बदले, उस भूमि के बदले, उस जगह के बदले आपको मुआवजा के रूप में पैसे दे दिया जाता है, या फिर आपको अगर घर बना हुआ है तो आपको दूसरी जगह पे सेटल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सरकार के पास अधिकार होता है कि आपकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लेगी। जब उसको किसी भी काम करना होगा, जो भी वो भी जनता के हित में काम करना होगा, और आपके जो अधिकार में जितने भी क्षेत्र हैं वो अगर आ रहे हैं उसमें, तो आपके जितने भी क्षेत्र हैं उसको अधिग्रहण कर लेगी। तो ये इसमें आता है, किसमें? सामुदायिक संसाधन में। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो समुदाय भवन, जैसे आप किसी गांव में रह रहे होंगे, किसी नगर में रह रहे होंगे, किसी समुदाय में, किसी समाज में रह रहे होंगे, तो वहाँ पे एक समुदाय भवन बनाया जाता है जहाँ पे लोग बैठ करके किसी भी मामला को सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसी भी मुद्दा पे जो अगर झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो गया तो उस फैसला को सुलझाने का, समझाने का कोशिश करते हैं। तो हो गया समुदाय भवन। तो समुदाय भवन में देखते होंगे कि जितने भी कास्ट के लोग हैं, अगर किसी का भी मुद्दा होता है तो वहीं पे जाकर के सुलझाया जाता है। उस समुदाय भवन में सभी लोगों का बराबर अधिकार होता है, उस जगह पर रहने वाले लोगों को सभी लोगों को बराबर अधिकार होता है। आगे बता रहे हैं कि विद्यालय, आप जिस क्षेत्र में भी रह रहे होंगे वहाँ अगर विद्यालय होगी तो उस पर वहाँ के रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग होंगे सबके समान अधिकार होगा। क्या होगा? सबके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, सबको समान अधिकार दिया गया है वहाँ पे कि आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। मतलब उस विद्यालय का लाभ सभी लोगों के द्वारा बराबर बराबर रूप में किया जाता है, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? सामुदायिक संसाधन, मतलब पूरे समुदाय के द्वारा किया जाएगा। अगला हो गया शमशान। शमशान मतलब समझते हैं, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, यानी लाश जलाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कि आप ही सिर्फ लाश जला सकते हो, या फिर नीचे कास्ट के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नियम कानून नहीं बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी आपके समाज के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके नगर के लोग हैं, सभी लोग वहाँ पे जाकर के अपने मुर्दे को जला सकते हैं, सबका वहाँ पे अधिकार होता है। क्लियर? आगे समझते हैं। खेल का मैदान, आपके क्षेत्र में, आपके समुदाय में, या फिर आपके गांव में, नगर में, आपके अगर आसपास कहीं पे खेल का मैदान होगा, खाली जगह जहाँ पे आप खेल रहे होंगे, तो उस खेल के मैदान में भी किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। वहाँ पे भी सभी समाज के सभी बच्चे जाकर के खेलते हैं, उस नगर के, उस गाँव के सभी बच्चे जाकर के प्रॉपर बराबर बराबर अधिकार सबको दिया गया है। सभी बच्चे वहाँ पे जाके बराबर खेलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जितने बच्चे होते हैं, देखते हो कि किसी भी कास्ट के, वहाँ पे जाने के बाद एकदम भाईचारे की तरह खेलते हैं। क्या करते हैं? भाईचारे की तरह एक दूसरे से इतना घुल मिल जाते हैं कि उसको अपना फैमिली भी याद नहीं रहता है कि हमारे फैमिली कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे का, विद्यार्थियों का, बच्चों का एक अलग सा समुदाय बन जाता है, एक अलग सा जाति बन जाता है। ठीक है, सब जाति को भूल जाते हैं वो लोग। तो इस तरह से हो गया, खेल का मैदान पे भी सभी लोगों का अधिकार होता है। आगे बताया गया मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जितने भी हो गया, तो उस पर भी किसी पर्सनल या निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। उस समाज में रहने वाले लोग या फिर उस गांव में, नगर में रहने वाले सभी लोगों का बराबर अधिकार होता है
तो मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी संसाधन होते हैं जिन पे अधिकार आपके समुदाय के सभी लोगों का बराबर बराबर अधिकार होता है, तो वैसे संसाधन को आप सामुदायिक संसाधन बोल सकते हैं, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, व्यक्तिगत और निजी संसाधन क्या होता है, सामुदायिक और सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि अनवीकरणीय संसाधन में क्या देखा आपने, यानी कि नवीकरणीय पहले समझ लेते हैं। नवीकरणीय में क्या देखा, नवीकरणीय में तो उसको एक बार जब इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर। आगे चलते हैं, दूसरा है कि अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होंगे जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसका जो भंडारण होगा वो सीमित होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। आगे जो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, यानी कि जिन संसाधनों पर आपके पर्सनल अधिकार हो, आपके पर्सनल परिवार का अधिकार हो, एक किसी संस्था का अधिकार हो, यानी कि निजी पर्सन का अधिकार हो, उसको बोलेंगे निजी संसाधन या फिर व्यक्तिगत संसाधन। आगे जो दिया गया है सामुदायिक संसाधन के बारे में दिया गया है। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसपे अधिकार जो होगा आपके पूरे समुदाय के लोगों का होगा, गांव में रहने वाले, समाज में रहने वाले, नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका समान अधिकार होगा उस पर। ठीक है, बराबर बराबर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप आगे चलते हैं कि आगे दो टॉपिक और बच गए हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, उसको समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें, फिर इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे जो पॉइंट पढ़ रहे हो आप वो सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं। ये सारे टॉपिक से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, निश्चित रूप में मिलेगा। मेरा यकीन मानो, मेरा विश्वास मानो, ये सारे टॉपिक से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देख लेना, मॉडल पेपर सोल्व करके देख लेना, उसमें से कई बार ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिखे रहते हैं, मिले रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए और आगे चलते हैं अपने क्लास की तरफ, तब तक इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए आगे क्लास को समझते हैं, देखते हैं आगे का टॉपिक जो है क्या बचा है। तो अभी आपने देखा कि पीछे देखे आपको क्या, सामुदायिक संसाधन के बारे में। अब देखना है आपको कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, और इसका एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में अगर बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। राष्ट्रीय मतलब हमारा राष्ट्र के अंतर्गत वाला। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसको देखिए बात करें तो अपने किसी भी देश के आंतरिक, किसी भी देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं उस पर अधिकार उस देश के रहने वाले सभी लोगों का होता है। ठीक है, यानी कि जो भी देश है उसके अंतर्गत जितना भी आपका संसाधन आ रहा है उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। देश के जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों का समान अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या परिभाषा लिखा गया, सुंदर सा परिभाषा लिखा गया, समझिएगा कि राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं, यानी राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग किसी राष्ट्र यानी देश या राज्य के सभी लोगों द्वारा समान रूप से किया जाता हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब कि किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उन वहाँ जो जितने भी संसाधन मौजूद होंगे उस पर सबका समान अधिकार होगा, सबके द्वारा समान रूप से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, कि राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। कौन सा संसाधन बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। यानी साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि उस देश के लोगों के द्वारा किया जाएगा या फिर उस राज्य के लोगों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जिस राज्य में, कि जिस देश में वहाँ के संसाधन होंगे उस पर सभी लोगों का समान अधिकार होगा और उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके द्वारा समान रूप से उसका उपयोग किया जाएगा, न किसी का भेदभाव होगा, नहीं किया किसी का ये होगा। ठीक है, मतलब समान रूप से उसका इस्तेमाल किया जाएगा सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों का समान उस पर अधिकार होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ का रेल लाइन है, क्या रेल लाइन है। जैसे मान लें कि किसी भी देश का, आप समझ रहे होंगे कि रेल लाइन है, जितने भी ट्रेन चलाई गए हैं, रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं, उस पर देश के सभी लोगों का समान अधिकार होता है। चाहे किसी भी लोगों को इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में जाना हो, तो रेल लाइनों के द्वारा इस्तेमाल करके आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, वो देश का अधिकार, देश के संसाधन के अंतर्गत आता है
और उस पर सभी लोग यात्रा कर सकते हैं एकदम समान रूप से, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होता है। तो अगला हो गया सड़कें। सड़क के द्वारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़क के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय संसाधन होता है और उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। आप किसी भी क्षेत्र में सड़क के रास्ते से, सड़क के मार्ग से जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आगे भूमि। भूमि भी है, जो सरकार के द्वारा जो भूमि बचा हुआ है उस पर समान अधिकार है। आप अगर चाहो तो भूमि का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। क्लियर। ये भी हो गया क्या कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। आगे जा रहा है कि सरकारी वाहन है, यानी सरकार के द्वारा जितने भी वाहन दिए गए हैं इस देश के लोगों की सुविधा के लिए, देश के लोगों को सुविधा देने के लिए, तो ये सभी वाहनों के द्वारा जितने भी दिए गए हैं उस पर जितना भी अधिकार होता है सभी लोगों को समान रूप से किया जाता है। जैसे सरकार के द्वारा कितने भी सरकारी बसेस चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा कितने सरकारी क्या बोलते हैं उसको, रेल लाइनें चलाए जाते हैं। ये जितने भी वाहन हो गए सरकार के द्वारा, उस सभी वाहनों पे जितने भी संसाधन हो गए, संसाधन सरकार के द्वारा दिया गया, उस पर सभी लोगों का समान अधिकार होता है। देश में, राज्य में रहने वाले सभी लोगों का समान अधिकार होता है और इसका बराबर बराबर इस्तेमाल वो कर सकता है। यहाँ तक कि इसमें बात किया जा रहा है कि अगर समुद्र के तट पे कोई देश स्थित है तो समुद्र तट से, राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करूँ तो समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर यानी 19.2 किलोमीटर जो क्षेत्र होगा समुद्र का, वो राष्ट्र के हित में आता है, यानी राष्ट्र के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो यहाँ पे भारत की बात करें, यहाँ पे समझिएगा, इस तरह से अगर भारत की बात करें तो यहाँ से जो समुद्र का इलाका है यानी कि 19.2 किलोमीटर, कितना 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र हो गया वो राष्ट्र के हित में आता है, यानी देश के अंतर्गत आता है। वहाँ तक के जो अधिकार होगा वो भारत का होगा, यानी किसी भी देश जो समुद्र तट के किनारे पर स्थित है तो राष्ट्रीय नीति के अनुसार, राष्ट्रीय नियम के अनुसार उसका 19.2 किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र होगा वो उस देश के हित में आएगा, उस देश का संपत्ति माना जाता है। क्लियर। इस पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया साफ साफ कि समुद्र तट के पास 19.2 किलोमीटर, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बार बार पूछता है। क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। 19.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र जो होता है उस देश की संपत्ति होती है। क्या होती है? उस देश की संपत्ति होती है। मतलब देश के 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा समुद्र का वो देश के अंतर्गत आएगा, वो देश की संपत्ति माना जाएगा। देखिए आगे समझते हैं। इसीलिए भारत के, देखिए भारत के आसपास जितने भी क्या हो गया, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटोरीज, वो सब उसी के अंतर्गत आता है, तो इसलिए भारत का अंतर्गत हिस्सा हो गया। समझ रहे हैं? यानी कि जितने भी देश होंगे समुद्र तट में स्थित है उसका 19.2 किलोमीटर जो होगा वो क्षेत्र अपना देश के संपत्ति में आता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संसाधन दिए जाते हैं उसका नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया गया है, संस्थाओं का गठन किया गया है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी संसाधन होते हैं उसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, तो वैसे संसाधन को आप अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा गया क्या कि वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब जितने भी संसाधन होते हैं उनका नियंत्रण जो होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, तो वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कैटेगरी में आप रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार है, इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार ये बताया गया है कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर, यानी कि समुद्र का तट अगर किसी देश का है उससे 200 किलोमीटर क्षेत्र का जो आपका समुद्री इलाका होगा वो देश के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब देश के अंतर्गत आता है। देखिए सागर तट से 200 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र जो होता है उस देश के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जिसे बताया आपको क्या, इतना तो देखिए कि आप ये राष्ट्रीय स्तर पे 19.2 किलोमीटर तक। ठीक है। ठीक है। आगे जो बताया गया है कि मान लो यहाँ तक का जो इलाका है, यहाँ तक इंडिया भारत का है, क्या है, यहाँ तक भारत का है, और यहाँ तक का जो क्षेत्र हो गया मान लो कि ऑस्ट्रेलिया का हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और बीच यहाँ तक का, यहाँ पे मान लो कि भारत है, यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर क्या हो गया, ये भारत का हिस्सा है। कौन सा? भारत का हिस्सा। इधर से 200 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया का हो गया, और बीच का जो क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया यही होता है अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस पे सभी देशों का समान अधिकार होता है। ये अगर चाहे तो यहाँ पे जहाज भेज सकती है, ये भी चाहे तो जहाज यहाँ पे भेज सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर। लेकिन जो 200 किलोमीटर तक जो अपना क्षेत्र होगा, जितने भी खनिज